हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री। तो देखो, आज के लिए हमारे इम्पोर्टेंट ये कि 20 ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रहा है मेंस। तो मतलब कल ही से स्टार्ट हो रहा है मेंस। तो मेन हमें ये चीज़ देखनी है कि एग्ज़ाम हॉल में आपकी थोड़ी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि ये थोड़ा आपके लिए ईजी बन जाए। तो देखो, मैं स्टार्टिंग से सबको यही बताता रहा हूँ कि देखो, पहले प्रैक्टिस ज़रूरी है। अभी तो देखो, एक दिन जब 19 से कल मतलब आज तो आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी होने का मतलब आपको प्रैक्टिस की होनी चाहिए थी। लेकिन देखो, लेट्स सी अब क्या है, जिन जिन बच्चों ने जो प्रैक्टिस की है, जिस दिन में दो दो एग्जाम जैसे दो दो हो रहे तो दो दो टेस्ट लगाए, उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो इज़ अ मेजर इशू। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हु आर अपियरिंग इन हु अपियर्स इन मेंस ना, दे फेसेस टाइम मैनेजमेंट इशू। तो देखो, अभी जो वो चीज़ें जो थी वो क्या किया वो तो अभी रहने दो, लेकिन अभी एग्जाम में क्या होना चाहिए उस पर फोकस किया जाना चाहिए। तो देखो, अभी जो एग्जाम में है ना, पहले तो बात ये है, आप ज़्यादा सोचना नहीं है। आपने कुछ पढ़ लिया, देखो आपके पास नॉलेज खूब है क्योंकि आपने प्रीलिम्स निकाल रहे हैं ना। अगर कोई अपन प्रीलिम्स निकाल रहा है तो उस बंदे के पास नॉलेज है। और ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि यार अभी तक मेरा ये छूट गया वो छूट गया, वो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो पढ़ा है वो सफिशियंट है। क्योंकि आप जो छूट गया है, अब उसके चक्कर में आप 7-10 नंबर के क्वेश्चन अगर भी आ भी गया है तो हमें इतना पता है कि हमने जो चीज़ जितनी आज तक पढ़ी है उसमें से लिखेंगे तो चलो 5-6 नंबर ना ला के 7 नंबर ना ला के 4 नंबर ले आएंगे। तो उस पर अब ज़्यादा नहीं सोचना है, जो पढ़ा है वो बेटर है। तो अभी जो क्या करना है, अब आप एकदम शांत रहो, मस्त दिमाग से रहो। कोई नहीं, आपने इतनी प्रैक्टिस की, उस पर कॉन्फिडेंस रहो, ठीक है। अभी और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। दूसरा है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हो ना तो उसमें थोड़ा एकदम बैठने के बाद लंबी सांस लो, आराम करो। जब पेपर आए तब तक आप ज़्यादा सोचो मत कि क्या होगा पेपर में, वो नहीं। और जब पेपर आने के बाद पहला ये होना चाहिए कि देखो कि आप जो है ना, पेपर एक बार पलट के देख लो कि भाई हाँ, क्वेश्चन जो जैसे दो सेक्शन है, मान लो कि जीएस फर्स्ट का क्वेश्चन है, उसमें पहले दो फॉर्मेट में आता था। पहले साढ़े साढ़े 12-12 नंबर के आते थे, 200-200 वर्ड के आता था। अभी जैसे ये फॉर्मेट है कि पहले जैसे 150-150 के आ रहा है, 10-10 का, फिर आ रहा है 10 से 11 से लेके 20 का जो होता है 20 तक, ये होता है 250-250 वर्ड्स के। और ये 15-15 नंबर के। तो आपको पहले ये देखना है कि पेपर के कितने कितने कौन से सेक्शन में, जैसे कौन से ईजी है, जैसे 250 वर्ड में कौन से क्वेश्चन ईजी है, तो एक बार फटाफट थ्रो आउट कर लेना, जस्ट देख लेना कि हाँ ये इस टॉपिक से तो दिमाग में थोड़ा रहेगा। उसके बाद ये है ना, आपको जब पेपर शुरू करने बैठते हो तो शुरू करने बैठोगे तो आपको क्या करना है, आपको देखो दो तरीके उससे शुरू करने का। पहला तो ये कि क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना तो उसमें स्टार्टिंग में कॉपी खोलते टाइम उसको अच्छा लगना चाहिए कुल मिला के। हाँ, क्योंकि अगर आप दूसरा है कि भाई देखो, आपने कॉपी शुरू की तो आपने क्या किया कि सीधा 15 नंबर के क्वेश्चन पे चले गए। ठीक है, 15 नंबर के क्वेश्चन पे जाना एक आपकी अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन 15 नंबर के क्वेश्चन पे जाने के चक्कर में फिर आप लिखते 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 15 नंबर के 10 क्वेश्चन लिख लिए तो फिर टाइम इतना गया और हाथ दर्द करने लग गया, दिमाग में भी प्रेशर बढ़ गया, माइंड में इतना प्रेशर। फिर आप एक नंबर पे क्वेश्चन पे आते हो तो आपकी हैंड राइटिंग में काफ़ी इश्यू पड़ जाता है, कंटेंट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो वो क्या होता है, जब पहला ही जो इंप्रेशन होता है ना एग्जामिनर पे, वो थोड़ा इफेक्ट करता है। तो पहली कोशिश ये कीजिएगा कि एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना वो 150-150 वर्ड के लिख लीजिएगा। वो लिखने के बाद ये थोड़ा बेटर रहेगा कि एग्जामिनर जो होता है वो कि हाँ भाई बच्चे ने स्टार्टिंग में तो ठीक लिखा है। तो वो लिखने के बाद फिर आप क्या करना है, फिर सब ये नहीं कीजिएगा 150, फिर 15 नंबर क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाना है। क्योंकि 15 नंबर, क्योंकि अगर 10 नंबर वाला बाय द वे कुछ छूट भी जाता है, या फिर हमारा कुछ कंटेंट या कुछ जल्दबाजी में कुछ हड़बड़ाहट में लिख लेते लास्ट का, तो चलो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है 2-3 नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर 15 नंबर का छूट रहा है उसमें 2-3 नंबर आ रहे हैं ऐसा लिख रहे हैं तो वो ज़्यादा नुकसान दे रहा है। तो 15 नंबर के क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है। तो ये आप अपना स्ट्रेटेजी आपकी क्या वो भी बेटर है, लेकिन इस पर थोड़ा जरूर दीजिएगा। और उसके में भी देखना कि 15 नंबर में पहले जो इजी क्वेश्चन जो लग रहे हैं ना, आप 15 पहले कर रहे हो, जो भी कर रहे हो जो इजी है ना उसको पहले कर लीजिएगा। फिर टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू है। देखो, टाइम मैनेजमेंट में ये कि 7 मिनट, मान लो कि 150 के क्वेश्चन जो है 150 वर्ड का 7 मिनट पकड़ के चलो, 7 से 7.5 मिनट इतना ही टाइम है। तो उस टाइम में आप एकदम फटाफट क्वेश्चन आपको लिखना है। तो टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखेगा। आप ऐसा नहीं है कि उसमें
वो डायग्राम वो बनाने वो उसका डेकोरेशन करने बैठ जाओ, ऐसा कुछ मत करना। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि आप 5-6 क्वेश्चन इतने शानदार लिख रहे हो और पीछे फिर देखा कि यार हमारा तो 1 घंटा तो इधर ही चला गया। यूँ तो ऐसा मत करना बिल्कुल भी। दूसरी एक चीज़ है कि आप जो मतलब आंसर लिखने बैठते हो ना, तो पहले स्टार्टिंग में कम से कम 10 एक सेकंड जो है ना, भले ही टाइम लगे 10 से 15 सेकंड है, आप एक बार इसका स्ट्रक्चर सोच लेना कि आपने इतनी प्रैक्टिस की है तो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में मुझे क्या लिखना है। जैसे मान लो कि कॉजेज क्या लिखना है, या फिर डेफिनेशन है इसकी, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, उसके बाद कोई डाटा फैक्ट कोई है तो फैक्ट ऐड करना है या नहीं करना है, या फिर कोई कॉजेज है सिग्निफिकेंस है उसमें कैसे लिखना है, डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद उसका वे फॉरवर्ड लिखना है, फिर कंक्लूजन कैसे कैसे लिखना है, वो एकदम फॉर्मेट अपने माइंड में बना के फिर शुरू कर दीजिएगा। और वर्ड लिमिट का थोड़ा ये देखो, वर्ड लिमिट के जैसे मान लो 150 वर्ड में 2 पेजेस आपके पास मिले, एक एक पन्ना इधर उधर, तो आप मतलब 4-5 लाइनों का छूट भी जाता है तो ज़्यादा टेंशन उसका प्रेशर मत लीजिए कि पूरा भरना है करके, वो मत कीजिएगा। और 250 वर्ड में आपको मिलते हैं 3 पेज, ठीक है, तो 3 पेज नहीं 2 पेज 2.5 पेज भर दीजिएगा, काफ़ी है। 2.5 पेज आप इतना ज़्यादा के चक्कर में आपके टाइम मैनेजमेंट पे इशू हो जाएगा, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा वर्ड। और राइटिंग पे थोड़ा वही कह रहा है, राइटिंग का तो ये कि स्टार्टिंग का जो मेन सेक्शन है ना, स्टार्टिंग कम से कम आप थोड़ा पहले क्वेश्चन पहले वही लिख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से, ताकि उन पर थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो और दूसरा, हाँ वो आपने जब भी अपने जो प्रैक्टिस करते हैं अपन मेंस के लिए, तो वो डायग्राम वगैरह अपन क्या करते हैं कि पहले ही बना के रख लेते, तो वो प्रैक्टिस टेस्टों में यूज करते रहते। तो आप अपने ध्यान रखिए, जैसे मोस्टली एक होता है इकोनॉमी में जैसे कोई समरी का है, ठीक है, किसी भी चीज़ का जो डायग्राम कैसे बनाना है, ग्राफ कैसे बनाना है, जैसे कोई सर्किल करके 4-5 पॉइंट ऐसे कर दिए, तो जो जो 4-5 मोस्टली डायग्राम ऐसे है ना जो, तो उसको आपको रट के ही रखना है कि हाँ एक क्वेश्चन में एक डायग्राम ऐसा तो यूज़ करना ही पड़ता है, एक में नहीं होता है तो दूसरे में तो करना ही पड़ता है। 2-4 डायग्राम तो ऐसे 5-6 आपको रखना ही है, बाकी ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी एक बात है कि आप जो पेन यूज़ कर रहे हो ना, वो पेन आपको लिखी हुई यूज़ करो। ऐसा मत करनी कोशिश, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि आप एक नई पेन खरीद के जा रहे हो मार्केट से सीधे एग्जाम हॉल में लिखने के लिए, क्योंकि वो पेन जब एकदम रफ हो जाती है ना लिखते लिखते, तो वो फ्री चलने लग जाती है, तो वो आपको स्पीड में थोड़ा स्पीड में थोड़ा मतलब, और क्योंकि वो फास्ट फ्लो लिखती है ना, तो फ्लो में लिखती है तो आपको थोड़ा दिक्कत नहीं होगी। और बाकी आप 2-3-4 पेनों का अलग अलग यूज मत कीजिएगा। जैसे कोई है कि मान लो आप ब्लैक कोई डायग्राम बनाने के लिए कर रहे हो कुछ, या फिर ज़्यादा ज़्यादा जेल पेन यूज़ कर रहे हो, तो वो भी थोड़ा ये रहता है कि कभी कुछ इशू हो जाए कॉपी में। तो अच्छी पेन जो आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो, तो एक ही पेन दीजिएगा, एक ही पेन से हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा उधर। दूसरी बार अगर आप दूसरी पेन लेते हो, उससे कोई गोला करते हो, उससे हेडलाइन लिखते हो, तो उससे क्या है, अगर आप स्पीड ज़्यादा ही लिखते हो तो अलग बात है, नहीं तो आपको टाइम का इशू रह सकता है। तो वो उसमें थोड़ा ज़्यादा नहीं हो तो ध्यान मत दीजिएगा, एक ही पेन यूज़ कीजिए। एक मेन चीज़ है एथिक्स के पेपर के लिए, एथिक्स का पेपर जो है उसके मेन जो है आपको ध्यान रखने की चीज़ है कि देखो एथिक्स में मेन क्या चीज़ है कि देखो हम क्या करते हैं मेनली केस स्टडी में हम क्या करते हैं कि सीधा आया, हमने केस स्टडी को भाई पढ़ा, हमने उसके बारे में लिख दिया कि हाँ ये एथिकल है अनएथिकल है ऐसी चीज़ें। तो केस स्टडी में मोस्टली ये ध्यान रखना कि कैसी कुछ डिलेमा जैसी चीज़ें दी जाती है ना अपन को, तो उसमें आपका जो रोल बताएगा, तो आपको कोई जैसे मान लो कोई कमेटी बना रहा है, कुछ किया जा रहा है, तो आपको खुद को इन्वॉल्व करना है उस चीज़ में। आप एज ए ऑफिसर आपको इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है, आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है, तो आपको उस अथॉरिटी मानते हुए कुछ चीज़ें करनी है, ठीक है, वो चीज़ें आपको ध्यान में रख के लिखनी है। और इंट्रोडक्शन केस स्टडी में भी लिखना है। और इंट्रोडक्शन जो है वो ऐसा देखो, इंट्रोडक्शन 2 हो जाता है, कई आजकल मार्केट में मैगजीन भी है जो एथिक्स की मैगजीन है जो मेंस के लिए आती है, तो उसमें जो कोई ऐसे ज़्यादा फैक्चुअल नहीं होना चाहिए जैसे हम जीएस में यूज़ करते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा कोट या फिर कोई ऐसा डाटा हो जो फैक्चुअल भी ना हो, लेकिन ये लगे कि हाँ ये कोई मोरली डाटा है या एथिकल डाटा है, तो उससे कुछ आप आंसर का यूज़ कर सकते हो, मतलब इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। दूसरा है कि अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, जो ये देखो एथिक्स में नंबर लाने का मोस्ट यही है कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। और जो टर्म्स जो होती है जैसे इंटीग्रिटी, ठीक है, एम्पैथी जो होगी, अकाउंटेबिलिटी, और जो भी टर्म्स है, तो आपको टर्म्स इनके बारे में कम से कम पता होना चाहिए, ताकि आप इनके बारे में जैसे पॉइंट लिख सको। और दूसरा है कि आप एग्जाम्पल देते हो ना, तो एग्जाम्पल के साथ जो मोस्ट सीनियर जो सिविल सर्वेंट है, जिन्होंने सोसाइटी में कुछ ऐसे काम किए हैं,
ठीक है। तो उनके या फिर जनरल लाइफ में आपने कहीं जो बड़ा इंसिडेंट हो, जो पब्लिक इंसिडेंट हो, तो वो उसका जनरल लाइफ का एग्जाम्पल लिखो, उसमें एग्जाम्पल जनरल लाइफ के लिखने पड़ेंगे। दूसरा ये है कि जो जैसे वो केस स्टडी में बताया, केस स्टडी में जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव होने चाहिए, एथिकल, लीगल, एलिगल, हर टाइप का लिखना चाहिए। और दूसरा, एथिक्स के अंदर डायग्राम जो है वो डायग्राम बना के कीवर्ड, जैसे आप लिख रहे हो कि मान लो एथिकल लिख रहे हो, इमोशनल चीज़ें लिख, तो इमोशनल में डायग्राम बना के 4-5 पॉइंट लिख दो, वो टाइम भी बचाता है और वो एकदम क्लियर और अच्छे से इंडिकेट करता है चीज़ को, ये आप लिख लो। दूसरा है कि वो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और वो लास्ट में जाके कंक्लूजन करना है कि वो। और दूसरा, अपने पास जो कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर है, जैसे गांधी हो गए, कांट हो गए, ठीक है, प्लेटो वगैरह, जितने भी जो थिंकर है ना, उनके जो जो कोर आइडिया वो पता होना चाहिए, ताकि वो कंक्लूजन में ले सके या फिर कई एग्जाम्पल देने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। और बाकी जो है, एथिक्स में ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर एथिक्स में ये है कि एथिक्स के अंदर आप स्मार्टली वर्क कीजिए, एज ए प्रैक्टिकल वर्क कीजिए। एथिक्स के अंदर, एथिक्स के अंदर आप ऐसे मत चूजिए, आपने जीएस में पढ़ा है तो डाटा लिखना है ना, डाटा नहीं है, आपने जो पढ़ा है ना उसको आप जनरल लाइफ से जोड़ के लिखिए, ठीक है। तो एक थोड़ा अच्छा रहेगा। तो वो एग्जामिनर को नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ रटा रटाया लिख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, उनको रियलिस्टिक लिखना चाहिए। बाकी ये कि एथिक्स, तो अगर आप जीएस के पर्सपेक्टिव से एथिक्स लिखोगे तो ये लेंथी भी हो जाएगा और फिर नंबर गेन नहीं कर पाओगे, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। जीए इसको आप इंट्रो कैसे लिखना है, ठीक है, इंट्रो, फिर या तो अगर आपके पास कोई ऐसा ना है डाटा तो आप इंट्रो जो टर्म्स है आपको क्वेश्चन में पूछ रही है जो है ना, उसके हिसाब से, जैसे मान लो केस स्टडी में कोई एथिकल चीज़ पूछी तो एथिकल डेलिमा के पूछ रहा है तो एथिकल डेलिमा के बारे में कुछ पहले लिख लीजिए, थोड़ा बहुत 2-4 लाइनें, फिर उसके बाद से आप क्या हो, आपका रोल क्या हो सकता है, उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा अप्रोच जो होनी चाहिए, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, एक तरफा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नेगेटिव पूछ रहा है, गलतियाँ ही बता रहा था, आप उसका पॉजिटिव चीज़ों को भी थोड़ा लिखिए ताकि वो ये रहे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बाकी पूरा मतलब अभी एकदम माइंड को पूरा एकदम शांत रखिए, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब जो हुआ सो जितना पढ़ा है वो काफ़ी है, इनफ है, ठीक है। तो थैंक यू एंड बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू गाइस, बेस्ट लक, बेस्ट ऑफ लक।